मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्रेज मिरर पर। स्टूडेंट्स, आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और आईएमडी का मैं आपके लिए हाई लेवल का आईएमडी के एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूं। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद में ये वीडियोस देखिए। आपको आईएमडी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, हिंदी से लेकर इंग्लिश तक हर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो वाले देख लीजिए। आप बहुत जल्दी आईएमडी को सीख जाएंगे। मुश्किल से 2 घंटे के अंदर आईएमडी का पूरा पेपर आपका तैयार हो जाएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए मेरे चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए प्लेलिस्ट में आपको आईएमईडी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, एमसीक्यू वाले में, और वहाँ पर 4 5 7 वीडियोस पड़े हैं आपके लिए, रामबाण सिद्ध होंगे। आप उनको देखिए पहले, ठीक है। उसके बाद में ये हाई लेवल का करिए। हाई लेवल का करने के बाद में आपके लिए बिल्कुल भी कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये वाला हाई लेवल का है, इससे पहले आप पुराने वाले देख लीजिए। तो आईएमडी का आज मैं फाइनल ईयर के लिए लेक्चर लेके आया हूँ हाई लेवल का, क्योंकि अब एग्जाम्स आ चुके हैं। अब यहाँ से आज के बाद में मैं आईएमडी का लेक्चर बहुत ही कम डालूंगा, या 1 2 लेक्चर डालूंगा बस, ठीक है। तो ये हाई लेवल की तैयारी मैं आपको करा के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आईएमडी में पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्क सैम्पलिंग इज अप्लाइड फॉर। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। वर्क सैम्पलिंग क्या होती है? वर्क सैम्पलिंग बेटा क्या होता है? वर्क सैम्पलिंग क्या होती है? जब कोई काम करते हैं, मान लो एक काम 10 दिन तक चलना है और पर डे 12 घंटे काम होना है, या 24 घंटे काम होना है। मान लो 24 घंटे, मान लो इसको हटा दो, ठीक है। मान लो पर डे 24 घंटे काम होना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे काम को देख करके पता लगा लेंगे कि ये काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या 10 दिन में इसकी क्या रिलेवेंसी रहेगी, ये कितना हद तक इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक काम, एक दीवार चुननी है, 100 ईंटें, एक दीवार में 1000 ईंटें हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक दीवार में 1000 ईंटें हैं, ठीक है, और 100 ईंटें लगाने में 1 घंटा लग गया। तो आपको पूरी 100 ईंटों तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 घंटे में अगर 100 ईंट लगा रहा है तो 1000 ईंट की दीवार लगाने में 10 घंटे का टाइम लगेगा। इसी को बोलते हैं वर्क सैम्पलिंग। यानी एक काम के, कार्य के, किसी कार्य के छोटे से टुकड़े से हम पूरे काम के होने का अंदाजा लगा लें। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क सैम्पलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्क सैम्पलिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी वर्क सैम्पलिंग है बेटा, वो वर्क सैम्पलिंग होती है किसी भी बड़े काम को छोटे से काम के नमूने से उसका अंदाजा लगाना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया है द एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। बिल्कुल सही बात है। मशीन का जो यूटिलाइजेशन होना है, या मशीन का जो प्रयोग होना है, उस मशीन का किस हद तक प्रयोग होना है, वो चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो उसका सैंपल हम लोग लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा बोल रहा है एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ द टाइम कंज्यूम्ड बाय द वेरियस जॉब। कितना समय लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि कितना टाइम लग रहा है, इस बात का भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरा वाला है, तीसरा वाला क्या कहता है? फाइंड आउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्पेशली वर द जॉब नॉट रेपिटेटिव एंड टाइम स्टडी फॉर स्टॉप वॉच मेथड, ठीक है। यानी समय, कितने समय सीमा में ये काम कंप्लीट होना है, उस बारे में बात कर रहा है। तो यस, ये तीन की तीनों बातें क्या हैं? सही हैं। क्यों? क्योंकि वर्क सैम्पलिंग क्या होती है बेटा? किसी बड़े काम को किसी छोटे काम के नमूने से अंदाज़ा लगाना, दैट इज वर्क सैम्पलिंग। अगला देखते हैं। अब बात है व्हाट इज द बेसिक टूल ऑफ वर्क स्टडी। तो बेटा वर्क स्टडी का बेसिक टूल क्या होता है कि कितने समय में, बोलते हैं ना कि कितने समय में, मान लो एक व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो 10 घंटे में कितना दौड़ेगा? 10 किलोमीटर दौड़ेगा, है ना। तो आपने क्या किया? 1 किलोमीटर को देख लिया। तो जो बेसिक टूल क्या है, आपने घड़ी का प्रयोग किया कि इतने समय में, है ना। पहले चीज क्या होती है? ग्राफ पेपर पे आप देखेंगे क्या? नहीं। आप प्रोसेस चार्ट पे देखेंगे क्या? नहीं। प्लांट चार्ट पे देखेंगे? नहीं। आप किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? समय के रेस्पेक्ट में देखेंगे। आप ये देखेंगे कि कितने समय में कितना कार्य हो रहा है। तो दैट इज द स्टॉप वॉच, या फिर वॉच की बात कर सकते हैं, खाली वॉच भी आप कह सकते हैं। यानी हम किसी भी वर्क का जो सैंपल होगा, किसी भी कार्य का जो नमूना होगा, वो समय के बेस पर लेंगे, ठीक है। आंसर आप चेक कर लीजिए, देखिए ये रहा आपका आंसर। मैं आपको यहीं चेक करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन। अब बात आती है बेटा, आपको मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको मजा आएगा।
दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, एक होता है बैच प्रोडक्शन और एक होता है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। अब बात आती है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन क्या है। आपने कभी गन्ने का जूस निकलते देखा है? उसमें क्या होता है, एक तरफ से गन्ना डालते जाते हैं मशीन के अंदर, दूसरी तरफ से जूस हमें मिलता जाता है, डालते जाएंगे। अब आप उसमें दिन भर गन्ना डालिए, दिन भर जूस निकालिए। तो ये कैसी प्रोसेस है, इधर से इनपुट जा रहा है, उधर से तुरंत के तुरंत आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। ये प्रोसेस हो गई बेटा आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कौन सी? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी जिसमें इनपुट के साथ ही हमें आउटपुट मिल रहा है। वही बात आती है बैच की, यानी जो यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस? बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, एक बार में मान लो हमने 50 किलो गन्ने का जूस का गुड़ बनने के लिए डाला, 2 घंटे तक उबला और ये सब काम लगा, उसके बाद में हमें 50 किलो गन्ने का जूस गुड़ मिल गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपने एक बार में गुड़ डाला और गन्ने का जूस डाला और एक बार में आपको गुड़ प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं था कि आप लगातार गन्ने का जूस डालते गए, उधर से गुड़ प्राप्त होता गया, नहीं, है ना। आपने क्या किया, डाला और उसको उबाला, सारा काम किया, लेकिन क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस नहीं था। तो ये बैच माना जाएगा। और ये कितना बैच माना जाएगा? 50 किलो का बैच माना जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस क्या हो गई? बैच प्रोसेस, जिसमें एक बार में इनपुट डालते हैं, एक बार में आउटपुट मिलता है, वो प्रोसेस हो गई बैच प्रोसेस। जिसमें एक तरफ से इनपुट डालते जाएंगे, दूसरी तरफ से आउटपुट हमें प्राप्त होता जाएगा, वो होगी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। अब आपको क्लियर हो गया ना कंटिन्यूअस प्रोसेस और बैच प्रोसेस? तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो कह रहा है द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन इज, कैसी आएगी यूनिट कॉस्ट? तो बेटा यूनिट कॉस्ट बहुत लो आती है। बैच प्रोसेस जनरली सस्ती प्रोसेस होती है। साबुन बनाने की प्रक्रिया, और आपका गुड़ बनाने की प्रक्रिया, चीनी बनाने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया बैच प्रोसेस है। ठीक है, पेंट बनाने की प्रक्रिया या टायर बनाने की प्रक्रिया, ये सारी बैच प्रोसेस हैं। अब कहेंगे सर तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनरी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका इफ्को से निकलने वाली जो यूरिया खाद बनती है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन ये जो यहाँ पर बात हो रही है किसकी हो रही है? आपकी बैच प्रोसेस की। तो बैच प्रोसेस की कॉस्ट लो आती है और कंटिन्यूअस प्रोसेस की कॉस्ट हाई जाती है बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको बैच प्रोसेस और ये सब समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लो कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द प्रोडक्ट लेआउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को लेआउट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का लेआउट मतलब उसका अंदाजा लगाने के लिए कि भैया ये कैसा बनेगा या क्या इसका होगा, तो इसके लिए क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप देख लीजिए, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं। इसका आंसर है बी डिजाइंड एज द स्पेशल पर्पस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए उसका लेआउट तैयार करते हैं। जैसे सोप है तो सोप का स्पेशल पर्पस है कि भाई आपके लिए नहाने के लिए है, और चीज़ों के लिए नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है क्या? प्रोडक्ट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल्स फोरकास्ट। अब सेल्स फोरकास्ट समझने से पहले आपको फोरकास्ट समझना होगा। फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज का अंदाजा लगाना। जैसे जैसे आपने बोला 1000 आदमियों का खाना बनेगा हलवाई को, तो उसने हमको क्या बोला कि सही सर आपको 50 किलो आटा लगेगा, 50 किलो चावल लगेगा, 1 किलो मिर्चा लगेगा, ये सब चीज़ें बता दिया। तो ये क्या है? ये लिखित नहीं है, ये क्या है? उसका फोरकास्ट है, अंदाजा है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या है? एक अंदाजा। तो ऐसे ही आप अगर किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे किसका? सेल्स का अंदाजा लगाएंगे कि भैया कितनी बिक्री होने वाली है। उस सेल्स के फोरकास्ट में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं, ये पूछ रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट, कि इस सेल्स फोरकास्ट में, यानी सेल्स का अंदाजा लगाते समय कौन सी चीज़ इसमें हमारी लागू नहीं होती। तो बेटा याद रखना, इन्वेंट्री कंट्रोल लागू होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है आपका गोदाम। ठीक है, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग ये भी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि सेल्स ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। फिर आती है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी मायने रखती है। तो क्या चीज़ मायने नहीं रखती है बेटा? तो आपकी मायने क्या नहीं रखती? प्रोडक्टिविटी आपकी मायने नहीं रखती। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सूटेड फॉर द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब किसी बड़ी मात्रा में, किसी बड़ी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्शन चल रहा है तो वो कौन सी प्रोसेस सबसे बेहतरीन रहने वाली है। तो बेटा ये रहने वाली है आपकी प्रोडक्शन लेआउट। क्या रहेगी बेटा? प्रोडक्शन लेआउट। तो प्रोडक्शन लेआउट आपका क्या है? मास प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतरीन है। ठीक है, प्रोडक्शन लेआउट जब आपको बहुत बड़ी मात्रा में कुछ करना होता है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन लेआउट को ही स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर रखी हैं, आप उनमें जाइए, वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू, परफॉर्मेंस रेटिंग किस चीज़ के लिए होती है? ठीक है, परफॉर्मेंस को हम कैसे रेट करते हैं? तो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस इनटू नॉर्मल। तो ये दोनों ही, ये सारी गलत हैं। क्या होती है? ऑब्जर्व परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस, ये आपका फॉर्मूला बनता है परफॉर्मेंस रेटिंग का। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बेटा नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए इन दोनों का एवरेज निकलता है। ठीक है, अब बात आती है PERT। ठीक है, PERT क्या होता है? कैसी प्रोसेस है? कौन सी, कितने टाइम वाली जो है स्टेटमेंट है ये? तो ये है बेटा आपका 3 टाइम एस्टिमेशन। इसमें 3 बार एस्टिमेट करने के बाद में उनका एवरेज लिया जाता है PERT में। ठीक है, प्रोसेस एस्टिमेटिंग रेटिंग। ठीक है, उससे रिलेटेड ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 9, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका होता है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द सेल्स रेवेन्यू। यानी जितनी आपकी कॉस्ट आई है उतना ही सेल्स रेवेन्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। हम हमेशा अपनी चीज़ों को ब्रेक इवन पॉइंट से हाई रखते हैं ताकि हमको कुछ लाभ हो। ऐसा ना हो कि जितने की कॉस्ट हुई उतने का ही आपने सामान बेच दिया तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, है ना? तो ऐसा हम काम क्यों करेंगे? तो हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट से हाई रखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब बात आता है क्वेश्चन, द सिंप्लेक्स मेथड। ये रहा, देखो, द सिंप्लेक्स मेथड इज बेसिक मेथड फॉर। सिंप्लेक्स मेथड का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो सिंप्लेक्स मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें समय के साथ में बदलाव ना आए, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का है। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी सामान को बनाने में आने वाली लागत कम की जा सकती है। कैसे की जा सकती है भैया? तो वो की जा सकती है प्रोड्यूसिंग मोर फ्रॉम विद सेम इनपुट। इसीलिए लोग क्या करते हैं? वर्कर से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंपटीशन कर सकें। ठीक है, तो ये IMD के आपके हाई लेवल के क्वेश्चन थे। आपको इससे पहले के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, मेरे कहने से जरूर देखने चाहिए, जिससे कि आपके IMD में नंबर अच्छे से अच्छे सुनिश्चित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। हम आपके भविष्य की कामना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, IMD के पड़े हैं, और फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल आदि के सभी के लेक्चर्स मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप प्लीज़ आइए हमारे यहाँ लेक्चर्स को देखिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैंने आपके साथ में बहुत सारी मेहनत की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोरोना टीका लगवा लीजिए। अपने घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।